ठीक है। और स्टीफन जो है वो मोस्टली टाइम अपने इसी अंकल के साथ स्पेंड करता है। ठीक है, अपने फादर के साथ ये इतना अटैच नहीं है, लेकिन अपने इस अंकल के साथ ये बहुत अटैच है। उसके बाद है इलीन वेंसे। इलीन वेंसे जो है ये सेम एज इट नेम उसमें भी यूज़ हुआ था बीए में, जब हम पढ़ा था ना अरबी, उसमें भी इसका जिक्र था इलीन वेंसे का। इलीन वेंसे जो है वो ये एक यंग गर्ल है, प्रोटेस्टेंट है, और जब ये स्टीफन छोटा था तो वो इसे बहुत लाइक करता था और इसके साथ फर्दर वो शादी भी करना चाहता है, और अपनी जो गवर्नेंस है डांट है उससे कहता है कि मैंने इससे शादी करनी है। तो वो इस चीज़ को बहुत बुरा मानती है और उसको कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट है और तुम कैथोलिक हो। उसके बाद ये फादर इसको छोड़ दें, इसका नीचे है फादर डोलन। फादर डोलन जो है ये जिस तरह एक प्रिंसिपल का ओहदा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये वो है और ये क्रूअल पर्सन है। ठीक है, ये जिस क्लोंगोज वुड कॉलेज जो था वहाँ पे ये था। हाँ स्टीफन को जिसने मारा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फादर डोलन जो है वो उसका स्कूल का एक मतलब चेयर पर्सन आप कह सकते हो, क्रूअल पर्सन है और एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है ये वहाँ का ना। अब उससे उससे बड़ा एक और होता है, वो होता है रेक्टर। ठीक है, वो प्रिंसिपल से भी बड़ा होता है। तो ये मतलब क्रूअल पर्सन रिप्रेजेंट हुआ है इस नॉवल के अंदर। उसके बाद वेल्स है। वेल्स जो है वो एक इसका क्लासमेट है जो इसको गंदे पानी में भी गिरा देता है स्टीफन को। ठीक है, मतलब उसे लाइक नहीं करता ये स्टीफन को, उसका क्लासमेट है। ऐसे इस करेक्टर को छोड़ दें, ब्रदर इसको भी छोड़ दें। अब नीचे जो है ना फादर डोलन को टिक कर लें, और सबसे लास्ट पे जो है ना फादर आर्नल, इसको टिक कर लें। फादर आर्नल जो है ये इसका इनकी क्लास का टीचर है, लैटिन टीचर है, लैटिन पढ़ाता था इन्हें स्टीफन को। और ये नियर अबाउट एज कम्पेयर टू फादर डोलन ये थोड़ा मतलब नर्म मिजाज का पर्सन है। उसके बाद है अच्छा माइक फ्लाइन। माइक फ्लाइन जो है वो ये भी फ्रेंड है इसका स्टीफन का, नहीं फ्रेंड ऑफ साइमन डेडलस, लिटिल सक्सेस। अच्छा ये क्या करता है माइक फ्लाइन जो है वो साइमन डेडलस का तो फ्रेंड है लेकिन टीचर है उसका स्टीफन का, और ये इसको जो है ना एक्सरसाइज टिप्स देता है और इसको एक्सरसाइज जो ट्रेनिंग है ना वो करवाता है स्टीफन को जब भी ये पार्क वगैरह में जाता था। उसके बाद नीचे आ जाएं, क्रैनले पे टिक लगा लें। क्रैनले जो है वो इसका बहुत क्लोज फ्रेंड है स्टीफन का, और अपनी हर बात, अपनी जो डिज़ायर्स हैं, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स हैं, वो क्रैनले के साथ स्टीफन शेयर करता है। तो ये करैक्टर भी इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि आप नॉवल के अंदर भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि क्रैनले से स्टीफन ने कौन कौन सी बातें मतलब शेयर की हैं और उसकी इनर सेल्फ किस तरह से रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि हमने इनर जो थॉट है ना करैक्टर की उसको समझना है इस नॉवल को समझने के लिए। उसके बाद डेविन जो है ये भी फ्रेंड है स्टीफन का, और ये इसको माइल करता रहता है हमेशा स्टीफन को कि तुम्हारे अंदर मुहिब वतन होना चाहिए, पैट्रियोट तुम्हें होना चाहिए, इस चीज़ के लिए उसको कन्विंस करता है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट जाता है स्टीफन। उसके बाद लाइंच है। लाइंच जो है ये भी इसका फ्रेंड है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस ये जानता है और स्टीफन इस वजह से इन्फ्लुएंस रहता है कि इसे मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस आती हैं, और बाद में वो उसका स्टाइल भी अडॉप्ट करने की कोशिश करता है स्टीफन। और अपनी जो एस्थेटिक थेरी देता है स्टीफन, उसका जिक्र जो है वो सबसे पहले लाइन से उसने किया था, अपनी एस्थेटिक थेरी के बारे में वो सारा इससे प्रेजेंट करता है। तो ये इसके अंदर मेन करैक्टर्स थे, इन पे जो मैंने आपको बताए हैं इस पर आप टिक लगा लें। अब ओवरऑल मैं आपको इसको समराइज़ कर देती हूँ जो मेजर इसमें करैक्टर्स हैं। एक स्टीफन खुद है, स्टीफन डेडलस, फिर उसका फादर है साइमन डेडलस और उसकी मदर है मैरी डेडलस। ठीक है, उसके बाद फादर डोलन, फादर आर्नल, इनका करैक्टर इंपॉर्टेंट है। फादर डोलन जो है वो क्रूअल पर्सन है और फादर आर्नल जो है वो लैटिन टीचर है। ठीक है, उसके बाद इसके जो फ्रेंड्स हैं, एक वेल्स है जो उसका कॉन्ट्रेरी है, इससे नफरत करता है स्टीफन से। बाकी जो इसके क्लोज फ्रेंड्स हैं उसमें है क्रैनले, लाइंस और ये डेविन। ठीक है, इन कैरेक्टर्स को आपने माइंड में रखना है। और जो फीमेल कैरेक्टर्स इसमें आए हैं, इलीन वेंसे जिसको वो लाइक करता था, और ईमा क्लेरे। ठीक है, मेन इसमें कैरेक्टर्स ये थे। अब आप समझी खोल लें।
वहाँ से ही निकालें, वो जो मैंने आपको बताया था ना, कॉन्क्लूजन लिखा हुआ है एक जगह पे, चैप्टर 1 लिखा है ना, कॉन्क्लूजन, छोटा सा कॉन्क्लूजन लिखा हुआ मिल गया। अब हमने इसको चैप्टर वाइज शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, लेकिन इसकी डिटेल समरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो बुक में गिवन है, ठीक है। उसको आपने साथ साथ घर में पढ़ते रहना है। ये ओवरऑल हम इसकी एक दफ़ा समरी थ्रू आउट कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में पहला है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इम्प्रेशंस ऑन स्टीफन्स माइंड, ठीक है। अब ये समरी पढ़ने से पहले दो बातें ऐसी हैं जो आपने माइंड में रखनी है। आपने समरी को पढ़ते हुए एनालाइज करना है करैक्टर को, ठीक है। स्टीफन को एनालाइज करना है। किस तरह से एनालाइज करना है कि आउटर रियलिटीज़ जो हैं और उसकी जो इनर थॉट है, ठीक है, वो आपस में मैच नहीं कर रही, वो आपस में मैच नहीं कर रही, और उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो रहा है उसका जो माइंड है, ठीक है। और फिर यूँ वो डिसीजंस लेता है, उसके माइंड में कोई आइडिया आता है और फिर उसके तहत वो एक डिसीजन ले लेता है। उन जहन में आने वाले ख्यालात को राइटर ने एपिफेनी का नाम दिया है कि उसे एपिफेनी होती थी, ठीक है। तो फिर वो कोई स्टेप लेता था, डिसीजन लेता था। अब एपिफेनी जो है उसका एक अलग से टॉपिक है, वो मैं अलग से डिस्कस करूँगी, जैसे हमने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्कस किया था। तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि जेम्स जॉइस जो है राइटर को भी माइंड में रखना है कि जेम्स जॉइस ने किस तरह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को इस्तेमाल करके ये दिखाना चाहा है कि एक रीडर जो इस नॉवल को पढ़ रहा है वो किस हद तक एक इनर सेल्फ को जान सकता है। एक करैक्टर की इनर सेल्फ में का हम उसने राइटर ने हमें सफ़र करवाना है कि आप उसकी सोच के अंदर चले जाओ, आप उसकी थिंकिंग के अंदर, उसकी साइकिंग के अंदर डूब के उस करैक्टर को जानो कि वो क्या कर रहा है और वो क्या चाहता है। उसी को राइटर ने कहा है कि ये आर्टिस्ट है, मैं तुम्हें एक आर्टिस्ट का पोर्ट्रेट दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो एक रेबल है, समझो कि एक रेबल पर्सन है। वो रिलीजन को नहीं मानता, रिलीजन को वो निगलेक्ट कर रहा है, सोसाइटी को, कस्टम्स को, अपनी नेशनैलिटी वो छोड़ देता है, इन तमाम चीज़ों को किस वजह से, स्पिरिचुअल फ्रीडम गेन करने की वजह से। वो डेडलेस का मैंने आपको इसलिए दिखाया था क्योंकि एट द एंड ऑफ द नॉवल वो स्टीफन ये फील करता है कि वो डेडलेस की तरह उसके विंग्स हैं और वो हवा में उड़ रहा है, ठीक है। उसे एक फ्रीडम जो है उसने गेन कर ली है। तो ये एक सफ़र हमने देखना है कि करैक्टर जो है वो किस तरह से कर रहा है। अब फर्स्ट है इम्प्रेशन ऑन स्टीफन्स माइंड, के स्टीफन के जहन पे, अजान ख़त्म हो जाए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ स्टीफन इन्फेंसी। अब आपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक पढ़ ली है, उसको भी आपके माइंड में रखना है। कंक्लूजन लिखा है ना जहाँ पे, हाँ पार्ट 3 से आगे दिया है ना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल है इम्प्रेशन ऑन स्टीफन्स माइंड, के स्टीफन के जहन के ऊपर कौन कौन से इम्प्रेशन पड़ रहे हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को गेन करते हुए। फर्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ स्टीफन्स इन्फेंसी, कि जब वो बचपन में था तो उसने क्या एक्सपीरियंस गेन किया था। फर्स्ट में मैंने लिखा है इंसिडेंट इन विच द चाइल्ड स्टीफन लिसन्स अबाउट अ मोकाओ। अब मोका जो है वो एक इमेजिनरी आप कह लो करैक्टर है, या जिस तरह हम आजकल कहते हैं काऊ का एक है हमारे सामने कॉन्सेप्ट। तो उसमें ये था कि एक इसका जो फादर था स्टीफन का, वो अक्सर इसको एक कोई कहानी सुनाया करता था, या रोड पे कोई काऊ वगैरह गुजरती थी तो उसका एक, जिस तरह बच्चों को बताई जाती है कहानी या स्टोरी, तो वो इस इंसिडेंट से अटैच है। वो स्टीफन कह रहा है कि मैं याद करता हूँ कि किस तरह से मैंने सुना हुआ था एक मुकाओ के बारे में।
सेकंड फिर उसके उसके जहन में इम्प्रेशन उस चीज़ का पड़ रहा है। फिर सेकंड वो कहता है ही रिकॉल्स हाउ ही वंस बैटेड हिज बेड, और फिर वो ये रिकॉल करता है कि छोटे होते हुए किस तरह से वो मतलब कि बेड उसका गीला हो जाता था, एंड हाउ मदर सैंग टू हिम, और किस तरह से वो बेड फील करता था और अच्छा फील महसूस नहीं करता था। और वो ये भी याद करता है कि उसकी मदर जो है वो किस तरह से उसके लिए गाना गाती थी। ठीक है, तो ये उसके बचपन का एक्सपीरियंस था। स्कूल एक्सपीरियंसेस क्या थे उसके। अब ये देखो चीज़ टूट गई ना, रिदम टूट गया, यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है कि पहले उसने अपनी इन्फेंसी की बात किया, वो स्कूल एक्सपीरियंसेस पे आ गया। डीप इम्प्रेशन ऑन स्टीफन माइंड, स्टीफन के माइंड में इस बात का गहरा इम्प्रेशन पड़ता है, असर होता है ऑफ हिज फर्स्ट स्कूल एक्सपीरियंस, जब उसने फर्स्ट का स्कूल का एक्सपीरियंस गेन किया था। ही रिकॉल्स हाउ ही बेड फेयरवेल टू हिज पेरेंट्स, वो इस चीज़ को रिकॉल करता है कि उसने अपने पेरेंट्स को किस तरह से खैर बात कहा था जब वो घर छोड़ रहा था फॉर द बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए। ही रिकॉल्स प्ले ग्राउंड, वो प्ले ग्राउंड को भी रिकॉल करता है, स्कूल लाइब्रेरी को, द इवनिंग प्रेयर्स। ही रिकॉल्स हाउ वेल, और फिर वो ये भी रिकॉल करता है कि जो वेल था हिज क्लासमेट, उसका क्लासमेट हैड पुल्ड हिम इन डर्टी वाटर, कि उसे वो गंदे पानी में गिरा दिया था उसने, एंड ही कॉट कोल्ड, और फिर उसे ठंड लग गई थी। स्टीफन इज टू फ्राइटन्ड एंड disheartened and fear that he is going to die, और वो यहाँ तक फील करने लग पड़ा था कि शायद वो अब मर ही जाएगा। स्टीफन्स माइंड इज ऑलमोस्ट इन डिलीरियम मतलब डिसऑर्डर्ड माइंड, बहुत ज़्यादा फियर की वजह से उसका डिसऑर्डर्ड माइंड हो गया था। अब यहाँ तक फिर इमेज टूट गया, ख़त्म हो गया, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक जो यूज़ हुई है। उसके बाद अब बात आ गई है नेक्स्ट, ये चैप्टर 1 में ही चल रहा है सब कुछ। डिसऑर्डर का मीनिंग क्या होगा? यानी उलझा हुआ माइंड, जिसे कहना चाहिए हाँ, खौफ की वजह से हो जाता है, क्योंकि उसका ये स्कूल एक्सपीरियंस है ना, तो उसकी उस थिंकिंग को भी हमने माइंड में रखना है ना कि वो भी छोटा है। डिनर एट क्रिसमस, फिर वो क्रिसमस पार्टी में जो मतलब डिनर पे क्या हुआ था, उसके क्या असरात उसके जहन पे पड़े थे। स्टीफन हैड ग्रोन अप, अब स्टीफन बड़ा हो रहा था, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज परमिटेड टू सिट एट द टेबल विद द एल्डरली पीपल। एट द डिनर देयर वॉज डिस्कशन अबाउट पॉलिटिक्स की डिस्कशन हो रही थी, और एक वहाँ पे स्टीफन जो कि अभी ग्रो अप हुआ है, बड़ा हो रहा है, अभी बच्चा ही है वो, तो अब वो महसूस कर रहा है कि उसके जहन पे क्या असरात हो रही हैं इन बड़े लोगों की बातें सुन के। इरिश पैट्रियोट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, इरिश के लिए यानी वो जो उनका जो एरिया है, जो इरिश पीपल हैं, उनके लिए मुहिब्बे वतन होना, ये उनका सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन था। हु वॉज ट्रीटेड बैडली बाय द कैथोलिक चर्च। इरिश पैट्रियोट, अब यहाँ पे नाम नहीं उन्होंने मेंशन किया, इरिश पैट्रियोट सॉरी मैंने लिखा नहीं, पार्नल की बात हो रही है। ठीक है, इरिश पैट्रियोट जो पार्नल था वो उनका सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन था। हु वॉज ट्रीटेड बैडली, जिसे बैडली ट्रीट किया गया था बाय द कैथोलिक चर्च। मिस्टर कैसे वॉज द सपोर्टर ऑफ पार्नल, मिस्टर कैसे जो था वो पार्नल को सपोर्ट कर रहा था। वाइल डांटे वॉज द सपोर्टर ऑफ कैथोलिक चर्च, जो डांटे थी गवर्नर थी वो कैथोलिक चर्च के फेवर में थी, तो इनकी वजह से लड़ाई हो रही थी दोनों में। इस इंसिडेंट ने लेफ्ट पेनफुल मेमोरीज इन द माइंड ऑफ स्टीफन, इस वाक्य ने स्टीफन के माइंड पे बहुत पेनफुल मेमोरीज छोड़ दी। ठीक है, अब ये भी देखो ये कि असर भी हुआ है ना उसके, इसलिए तो वो रेबल हो गया, उसके अंदर से वो चीज़ निकल गई पैट्रियोटिज्म वाली। अब यहाँ से फिर इमेज ख़त्म हो जाता है, अब वो फिर टेक्निक इस्तेमाल करते हुए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की किसी और इमेज में चला गया राइटर। अब वो स्टीफन की गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है, इलीन जिसका नाम था। स्टीफन रिमेंबर करता है द गर्ल इलीन, once he had put her ivory colored hand into his own pocket। आइवरी कलर्ड हैंड का बेशक आप साथ मेंशन कर लो, ये आइवरी तो कहते हैं हाथी दांत को, लेकिन पहले दौर में ये होता था कि जो पियानो की कीज़ होती हैं, चाबी होती है, वो इससे बनी होती थी, साथ आप बेशक कीज़ लिख दो, वो कीज़ जो थी वो इसकी हाथी दांत की बनी हुई थी, तो वो गलती से उसने उसकी कीज़ जो थी वो अपनी पॉकेट में डाल दी थी, तो ये इस चीज़ को वो रिमाइंड करता है। ही हैड बीन थ्रेटन्ड फॉर प्लेइंग विद इलीन, और वो थ्रेट होता है
कि उसने एलिन के साथ नहीं खेलना बिकॉज ही वॉज प्रोटेस्टेंट वाइल स्टीफन वॉज कैथोलिक। डांटे जो थी वो हमेशा इसे, हाँ, तो वो डांटे जो थी वो इसे हमेशा कहती थी कि तुमने उसके साथ नहीं खेलना क्योंकि तुम कैथोलिक और वो प्रोटेस्टेंट है। उसके बाद अब चैप्टर 1 जैसे ही क्लोज हो रहा है तो अब आपने देखा है कि पैचेस में बातें की गई हैं, ठीक है, कहीं पे स्कूल एक्सपीरियंस है, कहीं पे डिनर पार्टी की बात है, कहीं पे गर्लफ्रेंड की बात है। तो यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को इस्तेमाल करने की एक टून बनी हुई है कि आप उसमें एक शख्स के आप ख्यालात को जान रहे हो तो आप उसके अंदर डूब जाते हो। अब यहाँ पे चैप्टर 1 क्लोज होता है, उसकी स्कूल पनिशमेंट जब उसको मिलती है और फिर वो शिकायत करता है रेक्टर से जाके। स्टीफन स्पेक्टिकल्स वर ब्रोकन, ही एक्सप्लेन दिस टू लैटिन टीचर फादर, यहाँ पर डोलन ही आना, आर्नल ही आना है। फादर आर्नल को वो शिकायत लगाता है कि मेरे स्पेक्टिकल्स ख़राब हो गए हैं, तो मैं ना कुछ दिन नहीं लिख पाऊँगा काम। तो फादर डोलन केम इन द क्लास एंड मेड फन ऑफ हिम, फादर डोलन उसका मजाक बनाता है एंड गेव द मार्क्स ऑफ पेंडी बैट, और उसे वो उसकी पिटाई करता है पेंडी बैट से, उसके हाथों पे मारता है। स्टीफन फेल्ट डिसग्रेस्ड एंड कंप्लेंट अगेंस्ट फादर डोलन टू द रेक्टर। अब ये एक ऐसा पॉइंट है लास्ट पे जो लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे इसको एपिफेनी हुई है, ठीक है। एपिफेनी वैसे हमने लास्ट से डिस्कस करनी है लेकिन यहाँ पे हुई है स्टीफन को एपिफेनी, जब उसने तमाम तर अपने ये सप्रेशन देखने के बाद एक उसके जहन में एक बात आई और फिर उसने जाके कंप्लेन की है, तो एक स्टेप लिया है उसने अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए। तो यहाँ पे उसको एपिफेनी हुई है इस फर्स्ट चैप्टर में ना। तो यहाँ पे चैप्टर 1 क्लोज हो जाता है। चैप्टर 2, साइमन डेडलस डिड नॉट लाइक द स्मेल ऑफ टोबैको। साइमन डेडलस जो फादर ऑफ स्टीफन है वो पसंद नहीं करता टोबैको, ये सिगार वगैरह कोई कहते हैं, सिगरेट्स वगैरह की किस्म है उसको कहते हैं। टेकन बाय अंकल चार्ल्स, जो कि इसके अंकल थे वो लेते थे। अंकल चार्ल्स वॉज द रेगुलर कंपेनियन ऑफ स्टीफन, अंकल चार्ल्स जो था वो स्टीफन से काफ़ी क्लोज था और उसे रेगुलर कंपनी भी देता था जब वो बोर्डिंग स्कूल से घर आता था। When he came home during vacations, जब वो घर आता था वेकेशंस पे, they used to go park daily, वो डेली पार्क जाते थे। स्टीफन गोट रनिंग lessons from माइक फ्लाइन, स्टीफन जो था वो अक्सर लेसन्स लेता था माइक फ्लाइन से, जो उसका ट्रेनर था, एक्सरसाइज देता था उसको। ही ऑल्सो गॉट डिलाइट इन द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, और वो किताबों का भी बहुत शौकीन रहा था। स्टीफन वॉज अनएबल टू गो टू द एक्सपेंसिव स्कूल ओइंग टू द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। जेम्स जॉयस को भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स रह चुके हैं, उसने यहाँ पे उसी को रिप्रेजेंट किया है, इसको भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स थे। फर्दर हिज फैमिली हैड टू शिफ्ट टू अ प्लेस दैट वाज डर्टी एंड लेस कन्वीनियंट ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम्स ऑन स्टीफन। अब ये देखें, ये उसके एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, उसकी वजह से उसके माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। He felt himself quite superior and was sent to a new school, Belvedere College. अब स्कूल उसका ख़त्म हो गया और वो वहाँ पे चला गया। अब इसका यहाँ एक दोस्त था साइमन डेडलस का ही, उसने कहा था कि मैं इसका फ्री एडमिशन करवा देता हूँ ना स्टीफन का, वैसे हालात तो उसके बहुत ख़राब हो चुके थे। तो फिर बेलवेडरे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया गया था। ही बिकेम अनराइवेल्ड हीरो ऑफ द स्कूल, और फिर क्लोंगोस स्कूल में तो उसके हालात ठीक नहीं थे स्टीफन के, मतलब पढ़ाई के लिहाज से भी वो अच्छा नहीं था, लेकिन जब वो बेलवेडरे कॉलेज में एंटर हुआ है तो वो एक मिसाल बन गया था उस कॉलेज की। अ टीचर एक्यूज हिम ऑफ हेरेसी, अब उसने कुछ, उसकी आदत थी कुछ स्टोरीज वगैरह लिखने की, लेटर्स लिखने की, तो उसने उसमें एक्यूज किया था रिलीजन को, ठीक है, कि मैं इसे नहीं मानता। हेरेसी इसी को कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स बिलीव को कहते हैं, अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, ठीक है, आगे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। तो टीचर ने उसे एक्यूज किया हेरेसी की वजह से। सम बॉयज वांटेड टू पनिश हिम फॉर हिज हेरेसी, कुछ लड़कों को जब पता चला तो उन्होंने भी पनिश करना चाहा इसको, स्टीफन को, कि उसने रिलीजन के अगेंस्ट बात क्यों की है। ही वॉज स्टॉप्ड बाय दीज 3 बॉयज, 3 लड़के, वो रोड पे जा रहा था, 3 लड़कों ने उसे रोक लिया। उन लड़कों के ये नाम है हीरोन, बोलैंड एंड नैश। दे आस्क्ड Stephen as to whom he thought was the best poet and prose writer.
अब उन्होंने पूछा लड़कों ने कि तुम्हारा बेस्ट पोइट और राइटर तुम किसे मानते हो, ठीक है, वो उसका बिलीव जानना चाहते थे तो इसलिए उन्होंने पूछा था। तो ही सेड दैट ही लाइक्स बायरन एंड कार्डिनल न्यूमैन एज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर एंड द पोइट। अब बायरन और कार्डिनल न्यूमैन जो है, बायरन बेसिकली एक रोमांटिक पोइट है। अब ये जो है ये भी कहा जाता है कि ये नन बिलीवर है, ठीक है, जैसे वो एक फिलिप लार्किन आप पढ़ोगे वो भी ऐसे ही, वो भी स्पेक्टिक था, तो बायरन भी उसी तरह से एक स्पेक्टिक पर्सन था। तो बॉयज़ ने उसकी चॉइस इसीलिए जानना चाहिए थी कि हमें आइडिया हो जाएगा कि ये नन बिलीवर है या इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो बॉयज़ ने क्या कहा, बॉयज़ सेड बायरन वाज हेरेटिकल, उन्होंने कहा कि बायरन तो हेरेटिकल था, नन बिलीवर था एंड इमोरल पर्सन था, तो तुम उससे क्यों लाइक करते हो। दे परसिस्टेड दैट स्टीफन, उन्होंने जोर दिया स्टीफन पे दैट स्टीफन शुड चेंज हिज ओपिनियन, कि स्टीफन को अपना ओपिनियन चेंज कर लेना चाहिए। बट स्टीफन डिड नॉट, लेकिन स्टीफन ने ऐसा नहीं किया एंड वॉज बिटन बाय देम क्लोजली, और उन्होंने बेरहमी से उसको फिर मारा पीटा उसकी इस डिसीजन की वजह से। अब आप यूं जहन में रख लो, अगर आपको सारी बात का कंक्लूजन में दूं तो उसका एक इनर उसकी लाइफ कुछ और चल रही है, ठीक है, वो नहीं मानना चाहता रिलीजन को। घर के भी उसके कुछ ऐसे हालात थे, रिलीजियस क्लैश चल रहे थे, उन चीज़ों को देख के उसके माइंड में जो इम्प्रेशन पैदा हो गए थे, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को जैसा आप उसकी परवरिश करोगे उसके माइंड में वैसे ही इम्प्रेशन बन जाएगा और फिर वो चीज़ों को वैसे ही लेगा, ठीक है। तो उसके माइंड में वो इम्प्रेशन जो बैठ गए थे उसकी वजह से उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो गया था, क्लैश होना शुरू हो गया था, और उसी को राइटर ने एक आर्टिस्ट का नाम दे दिया जो अपनी इनर सेल्फ के साथ चल रहा है। स्टीफन रिमेंबर्ड, अब ये सारे उसके ऊपर सप्रेशन पड़ गए ना कि लड़कों ने उसे मतलब मारा पीटा। स्टीफन रिमेंबर्ड द नाइट, अब फिर दोबारा से इमेज चेंज हो गया है। स्टीफन उस नाइट को रिमेंबर करता है व्हेन ही गेव अ परफॉर्मेंस ऑफ अ ह्यूमरस टीचर, जब उसने एक ह्यूमरस टीचर का एक परफॉर्मेंस दी थी स्टेज के ऊपर स्कूल में। ही फेल्ट शेम ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ द गर्ल ऑफ हिज फैंसी। अब वो जो उसके ख्वाबों ख्यालों में एक लड़की आती थी, उसका नाम मैंने शायद यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ, सर ने भी नहीं उसमें मेंशन किया हुआ, मर्सिडीज था उसका नाम लड़की का, उसके ख्वाब में आती थी। वो आप अगर समरी पढ़ोगे ना डिटेल में, तो वो जब समरी पढ़ोगे पता नहीं चलेगा ये मर्सिडीज क्या चीज़ है, वो बाद में पता चलता है कि लड़की का नाम है। तो उसके ख्वाब में वो आती थी, एक लड़की ना रियल में भी थी, तो वो ऑडियंस में बैठी हुई थी, तो वो उसने फिर बड़ा ना शाय फील किया कि ये ऑडियंस में बैठी हुई है, उसे शर्म आ रही थी स्टीफन को परफॉर्म करते हुए। आफ्टर द प्ले, जब प्ले ख़त्म हुआ, ही वॉज एंग्विश्ड, उसे बहुत गुस्सा आया, ह्यूमिलिएटेड एंड फुल ऑफ वाउंडेड प्राइड। साइमन डेडलस वांटेड स्टीफन टू बी फैमिलियर, अब फिर यहाँ से बात तब्दील हो गई है। साइमन डेडलस जो है वो चाहता था कि स्टीफन जो है उन जगहों को जाने, विद द प्लेसेस वेयर ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड, जहाँ पे उसने अपना बचपन स्पेंड किया है। मिस्टर डेडलस टुक स्टीफन टू द सिटी ऑफ कोर्क, वो उसे कोर्क सिटी ले गया स्टीफन को, उसका वालिद, एंड हिज ओन कॉलेज, और जहाँ पे उसने पढ़ाई की थी वहाँ पे ले गया। दिस जर्नी ब्रॉट बोर्डम फॉर स्टीफन, लेकिन इस जर्नी ने बड़ा बोर कर दिया स्टीफन को। अब यहाँ तक अब चैप्टर 2 क्लोज होने लगा है। अब लास्ट पॉइंट, जब भी चैप्टर क्लोज होगा तब एपिफेनी होगी और फिर करैक्टर डिसीजन लेगा। अब स्टीफन ने अपनी उस डिप्रेशन की वजह से लास्ट स्टेप ये लिया कि वो ब्रोदल चला जाता है, ठीक है, कोठे पर चला जाता है और एक टाइम स्पेंड करता है प्रोस्टिट्यूट के साथ, और अपनी बॉडी और साउल को उसके आगे सरेंडर कर देता है। स्टीफन्स फैमिली वॉज इन पॉवर्टी, एक तो ये उसके ऊपर इफेक्ट था उसकी लाइफ में। स्टीफन्स माइंड वॉज फुल ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग, ठीक है, जहाँ अभी माइंड की बात आती है ना स्टीफन के माइंड की, उसको आपने साथ साथ लेके चलना, उसको नहीं भूलना। स्टीफन्स का जो माइंड था वो फुल ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग था, शदीद उसके अंदर ख्वाहिश भी मौजूद थी, ठीक है, एंड ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द ग्लूमी एंड मोनोटोनस एटमॉस्फेयर ऑफ होम एंड स्कूल। उसका जो एक नाशाइस्ता सा जो उसका माहौल था, उससे वो, हाँ, उकता देने वाला जो उसका माहौल था घर का स्कूल का, उससे वो छुटकारा हासिल करना चाहता था, रिलीफ चाहता था। तो उसने क्या किया, वंस ही रीच्ड द ब्रोदल, एक दफ़ा वो ब्रोदल में पहुंच गया, ब्रोदल इसी को कहते हैं, कोठे को कहते हैं, एंड सरेंडर हिज बॉडी, और अपनी बॉडी को और अपनी साउल को उसने प्रोस्टिट्यूट्स के आगे
सरेंडर कर दिया, बड़ा अच्छा इसने स्टेप लिया। तो यहाँ पे भी उसकी एक एपिफेनी मौजूद है, ठीक है, कि उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसके माइंड में जो आ रहा है, आर्टिस्ट के माइंड में जो आ रहा है वो कर रहा है, ठीक है, इसलिए उसने राइटर ने उसको आर्टिस्ट कह दिया। अब चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। स्टीफन्स माइंड वॉज फुल ऑफ प्लेयर। स्टीफन्स का जो माइंड था ना वो भर गया प्लेयर से। एंड ही रिकॉल्स दैट, और वो रिकॉल करता है उस इवनिंग को विच ही स्पेंड इन द ब्रॉदल, जो उसने ब्रॉदल में गुजारी थी। ही फेल्ट, वो महसूस करता है दैट अ डार्क पीस हैड बीन इस्टेब्लिश्ड, ये ओरिजिनल टेक्स्ट का कोट है, अ डार्क पीस हैड बीन इस्टेब्लिश्ड बिटवीन हिज बॉडी एंड साउल। इसी तरह की कोटेशंस वो उठा के दे देते हैं और कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन करें। तो जब ये हुआ तो उसने अपने अंदर एक डार्क, एक अमन महसूस किया, पीस महसूस किया, जो इस्टेब्लिश हो गया उसके अंदर बिटवीन हिज बॉडी एंड साउल। सो ही डिडंट वांट टू रिपेंट, वो रिपेंट करना नहीं चाहता था, ठीक है, पछताना नहीं चाहता था। आउटर क्या है, आउटसाइड पे क्या है, रिलीजन ठहरा हुआ है, और वो तो कहता है कि रिपेंट करो, ठीक है, क्योंकि गॉड पनिश करेगा, लेकिन वो नहीं करना चाहता। ऑन द अदर हैंड ही फेल्ट दैट ही इज अ सिनर एंड पुटिंग हिज साउल टू द डेंजर ऑफ एटर्नल डैमेनेशन। लेकिन दूसरी साइड पे वो फील ये भी करता है कि वो एटर्नल डैमेनेशन, फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया ना। एक तरफ रिलीजन उसको कह रहा है कि तुम सिनर हो, दूसरी तरफ वो अपने अंदर एक पीस महसूस कर रहा है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट तो बार बार कॉन्फ्लिक्ट उसके माइंड में आ रहा है। सेंट फ्रांसिस इनकरेज स्टीफन, इसको इनकरेज करता है सेंट फ्रांसिस एंड हिज कंपेनियन टू ऑब्जर्व मेडिटेटिव साइलेंस। मेडिटेटिव कहते हैं वजदान में आना, ठीक है, वजदान की कैफियत में होना, मेडिटेशन कहते हैं। यानी जिस तरह अक्सर ये जो कहते हैं ना योगा जो लोग करते हैं तो वो इस कैफियत में बैठे होते हैं, ठीक है। तो वो ये उसको कहता था कि तुम इस साइलेंस को ऑब्जर्व करो, और इसकी क्लासेस वो देता था। एंड टॉक टू देम अबाउट डेथ एंड डैमनेशन, और वो सेंट फ्रांसिस जो था वो उसने गुफ्तगू की डेथ के बारे में और डैमनेशन के बारे में। इट लेफ्ट अ डीप इफेक्ट ऑन स्टीफन्स माइंड, इन चीज़ों ने भी स्टीफन के माइंड पे बहुत गहरे असर डाले। एंड ही रिकॉर्ड ऑल हिज सिंस, और वो अपनी तमाम सिंस को रिकॉल करने लगा। ही हैड कमिटेड, जो उसने किए थे। ही रिमेंबर्ड दैट ऑब्सेंस पिक्चर एंड दैट ही केप्ट, और फिर वो उन तस्वीरों को भी याद करता है जो उसने अपने पास रखी हुई थी, मतलब कि डर्टी कुछ पिक्चर्स थी। एंड रिमेंबर्ड द इंडिसेंट लेटर्स विच ही रोड, और कुछ नाशाइस्ता किस्म के लेटर्स भी उसने लिखे थे, उनको भी रिकॉल करता है। तो ये तमाम वो कहता है कि मेरे सिंस हैं। स्टीफन फेल ग्रेटर टेरर, स्टीफन को बहुत खौफ लाक होता है बाय द लेक्चर ऑफ सेंट ऑन द हेल, जो लेक्चर दिया जाता है, सेंट जो लेक्चर देता है हेल के ऊपर, उसकी वजह से स्टीफन के अंदर एक खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है। ही फेल्ट दैट ही हैज़ ऑलरेडी डाइड, वो ऐसा महसूस करता है कि वो मर चुका है। एंड फेसिंग द पनिशमेंट्स ऑफ गॉड, इतना खौफ उसके अंदर पैदा हो जाता है कि वो समझता है कि मैं गॉड की पनिशमेंट को फेस कर रहा हूँ। Stephen was in such a state of mind that he wanted to escape, वो escape करना चाहता है। ये escape का ही तो एलिमेंट है जो सारा साथ लेके चल रहा है स्टीफन को, ठीक है, escape की वजह से तो वो स्टेप ले रहा है। But he had to confess his sins in front of his companions, वो escape करना चाहता है, repent नहीं करना चाहता, लेकिन उसे confess करने पड़ेंगे अपने गुनाह, क्योंकि रिलीजन उसे कह रहा है और उसे सोसाइटी कह रही है, उसे उसके होमलैंड कह रहा है। तो फाइनल लेक्चर होता है वॉज ऑन द स्पिरिचुअल टॉर्मेंट, रूहानी जो अजियत होगी मरने के बाद, उसके ऊपर लेक्चर होता है। एंड ही कमेंट्स दैट इन गॉड्स आई इवन अ सिंगल सिन काउंट, और वो कमेंट करता है कि खुदा की नज़र में एक सिंगल जो सिन है वो भी काउंट होगा। एंड सफरिंग्स आर एंडलेस, और सफरिंग जो है वो एंडलेस है, इनफाइनाइट है, एंड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ टाइम है। दिस लेक्चर हैड टेरिबली शेकन स्टीफन, इसकी वजह से तो वो बहुत ज़्यादा शेकन हो जाता है। एंड ही कन्फेस्ड ऑल हिज सिंस, और अपनी तमाम तर गुनाहों का फिर डिसीजन ले लिया उसने। यहाँ पे भी उसको एपिफेनी हुई और फिर उसने डिसीजन ले लिया अपने सारे गुनाहों से। एंड फेल्ट
ग्रेटली अनबर्डनड, और फिर वो अनबर्डन महसूस करता है अपने आप को, एंड रिलीव्ड महसूस करता है, एंड डिसाइडेड फर्मली टू लेड अ न्यू लाइफ, और फिर वो डिसाइड करता है कि वो एक नई जिंदगी जिएगा। स्टीफन स्टार्टेड टू बिलीव इन द नेचर ऑफ सिन एंड इन द रियलिटी ऑफ लव। अभी तक अब बात यहाँ तक पहुंची है कि वो रियलिटी ऑफ लव पे बिलीव करने लग पड़ा है। ठीक है, अब एट द एंड वो अपने बात को यहाँ पे एंड करेगा कि रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस को मैं सरेंडर करता हूँ। ठीक है, बात यहाँ पे एंड होगी। उस रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए ही स्टीफन का ये सारा सफ़र चल रहा है। ही वेंट थ्रू मैनी प्योरिफिकेटरी एक्सरसाइजेज, बहुत सी प्योरिफिकेटरी एक्सरसाइजेज वो करता है, जैसे योगा वगैरह होता है आजकल। ठीक है, ही फाउंड हिमसेल्फ सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग ऑल हिज सेंस अंडर कंट्रोल, और फिर वो महसूस करता है कि उसकी तमाम सेंस जो हैं वो अब अंडर कंट्रोल है, रिलीफ उसे मिल चुका है थ्रू दिस टफ प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिन। इस डिसिप्लिन को, यानी वो प्योरिफिकेटरी एक्सरसाइजेस करता था, रिलीजियस वो सेरेमनीज में जाता था, तो इस टफ डिसिप्लिन की वजह से उसने महसूस करने लगा कि अब उसकी जो माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पाइडियस पर्सन, ही फेल्ट दैट देयर इज समथिंग विद इन हिम। लेकिन फिर अब दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ होता है यहाँ से। वो कहता है, वो एक प्योर पर्सन होने के बावजूद, अपने गुनाह तस्लीम करने के बावजूद, दोबारा से वो महसूस करता है अपने अंदर, विद इन हिम वाज स्टिल ड्रैगिंग हिम टुवर्ड्स सिंस, कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उसके अंदर अभी भी मौजूद है जो उसे गुनाहों की तरफ माइल रख रही है। द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल ऑफर्ड हिम फॉर प्रीस्टहुड। जो डायरेक्टर था स्कूल का, वो स्टीफन से कहता है कि तुम्हें अब एक पादरी बन जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी कैपेसिटी मौजूद है, या तुम रिलीजन की तरफ आ चुके हो। बट रिफ्लेक्शन कन्विंस्ड स्टीफन, लेकिन स्टीफन के ऊपर एक ऐसा रिफ्लेक्शन मौजूद था जो उसे कन्विंस रखता है दैट ही वाज अंडर द इल्यूजन, कि वो एक वहमो गुमान के अंडर है। ठीक है, एंड दैट ही मस्ट ड्रॉप द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ प्रीस्ट, और उसे एक प्रीस्ट बनने का ख्याल रद्द कर देना चाहिए। स्टीफन वाज वॉकिंग बाय द सी शोर। चैप्टर 4 ही मैंने लिखा है। चैप्टर 4 लिखा? अच्छा, पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये चैप्टर 4 का ये अहम मरहला है, ये वाला जो 6 पॉइंट पे लिखा हुआ है। स्टीफन जो है वो वॉक कर रहा होता है सी शोर पे। ही एट वंस रियलाइज्ड दैट डेडलस, हिज नेमसेक, वाज अ फेमस आर्टिफिसर। ये वही, अब उसने अपने आप को कंपेयर किया है उसी डेडलस के साथ। पहले आपको लेने आए हैं मुझे वो जो फेमस आर्टिफिसर। अच्छा, ये पैराग्राफ ख़त्म कर लो। एट वंस वो रियलाइज़ करता है कि डेडलस जो है उसका, यानी जो नेम सेक वही है ना, स्टीफन डेडलस है ना उसका पूरा नाम, तो उसका जो नेम सेक है वो क्या था, एक फेमस आर्टिफिसर था, स्किलफुल पर्सन था इन ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर। ही इमेजिन्ड हिमसेल्फ ऑफ सोअरिंग अप इन द स्काई। हाँ, स्टीफन डेडलस उसका नाम है ना, तो डेडलस नाम उसके साथ क्योंकि अटैच है, तो वो अपने आप को महसूस करता है उसकी तरह। ठीक है, वो इमेजिन करता है हिमसेल्फ ऑफ सोअरिंग अप इन द स्काई, कि वो हवा में उड़ रहा है, एंड थॉट मेड हिम शिवर विद थ्रिल, और ये सोच जो है उसके अंदर एक शिवरिंग की कैफियत पैदा कर देती है, एक थ्रिल पैदा कर देती है। ही फेल्ट हिज साउल आउट ऑफ प्रिजन, जिस तरह डिडलस ने विंग्स बना के अपने आप को आज़ाद कर लिया था। ठीक है, आउट ऑफ प्रिजन कर लिया था, इस तरह वो भी महसूस करता है कि उसकी जो रूह है वो प्रिजन से आज़ाद हो गई है। ठीक है, किस चीज़ से आज़ाद हुई है, रिस्ट्रिक्शन से, इन तमाम चीज़ों से। हिज मूवमेंट इनटू द वाटर इज़ अ सिंबल ऑफ हिज सेल्फ डिस्कवरी। उसकी जो मूवमेंट पानी में थी स्टीफन की, वो महसूस करने लगता है कि उसने अपने आप को पा लिया है। स्टीफन गेज्ड एट द फेस ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल। उसी के कुछ फासले पे उसी समंदर में एक ब्यूटीफुल गर्ल उसे दिखाई देती है, इन फ्रंट ऑफ हिम इन द वाटर, जो कि उसके सामने मौजूद होती है। एंड फेल्ट अ स्पिरिचुअल चेंज इन हिम, और उस लड़की की ब्यूटी को देखने के बाद वो महसूस करता है अपने अंदर एक स्पिरिचुअल चेंज। ही फेल्ट अ न्यू स्ट्रॉन्ग अर्ज टू लिव अ लाइफ फुली, और वो महसूस करता है अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज टू लिव, के वो अब फुली लाइफ को जिएगा।
चलिए यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं। देख लें, अगर आपको लेने नहीं आए तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ऊपर से देखें। कॉन्फ्लिक्ट में आके जब इंसान कोई डिसीजन लेता है तो उसे कहते हैं एपिसिडी। हाँ, यही वैसे तो एपिसिडी का मतलब होता है कि ज़हन में आने वाला कोई ख्याल, ज़हन में आने वाली कोई सोच, किसी सोच का उभरना।